इवन दो यू आर द मोस्ट अनलकी इन्वेस्टर, बट अगर आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो तब भी एक इन्वेस्टर जो डरा हुआ है और जो सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है उससे भी आप बहुत अच्छा करोगे। विवेक जी, क्वांट इन्वेस्टिंग को लेकर ना बहुत सारे मिथ्स हैं। लोगों को लगता है कि यार ये ब्लैक बॉक्स है, हमें पता नहीं चलता कैसे हो रहा है, कहाँ से ये आंसर्स आए या कैसे ये सिलेक्शन हुआ। मिसकंसेप्शंस हैं, नॉट एंटायरली ट्रू। क्वांट इन्वेस्टिंग में टोटली ऑपोजिट है, क्योंकि हमारे रूल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है। नॉट टाइमिंग द मार्केट बट इट इज टाइम इन द मार्केट। कि अगर डिसिप्लिन्ड हो तो आप बहुत अच्छा करोगे। कि एक रिटेल इन्वेस्टर को करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दे शुड नॉट गेट देमसेल्व्स इनटू क्वांट इन्वेस्टिंग। Hey everyone, hi, I'm Nazil Doshi Thakkar and I welcome you all to this podcast on Upsurge. My dear audience, हम सब ने क्वांट इन्वेस्टिंग के बारे में सुना तो है और उतना ही हमें ये टेक्निकल और डरावना भी लगता है। तो आज क्वांट इन्वेस्टिंग को इजी करने के लिए हमारे साथ प्रेजेंट है मिस्टर विवेक शर्मा। So विवेक सर, I welcome you to this podcast. Thank you Zeel. Yes, विवेक सर, आप मार्केट्स में ऑलमोस्ट 16-17 ईयर्स से हो। हाउ हैज बीन योर जर्नी इन द लास्ट 16-17 ईयर्स? मैं मार्केट्स में अब मेरे को ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं एंड द जर्नी हैज़ बीन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आई एम एक्चुअली एन इंजीनियर बाय एजुकेशन, बट आई ऑलवेज वॉज फैसिनेटेड बाय स्टॉक मार्केट्स। कि स्टॉक मार्केट्स में क्या चल रहा है, किस वजह से प्राइसेस मूव हो रहे हैं, अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। तो आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय इट। तो इसीलिए मैंने इंजीनियरिंग करने के बाद जल्दी ही शिफ्ट कर लिया था स्टॉक मार्केट्स में और अदर मार्केट्स में, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स में। तो जर्नी हैज़ बीन ग्रेट। इट्स सच अ प्रोफेशन दैट कभी आप बोर नहीं होते हो। मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा होता है हमेशा। तो इट्स एवरी डे इज़ अ न्यू डे। तो दैट्स व्हाट मेक्स इट मोर चैलेंजिंग, एक्साइटिंग एंड दैट्स डायनामिक। दैट्स हाउ माय जर्नी हैज़ बीन। वाओ, ओके। सर, आपकी स्पेशलिटी क्वांट है। अब मैं समझी भी कि क्यों स्पेशलिटी है, क्योंकि आप इंजीनियर्स हो, है ना? आप इंजीनियर हो और इंजीनियर्स नेचुरली मैथ्स में, कैलकुलेशंस में, रिसर्च में अच्छे होते हैं। सो क्या इसके लिए आपका क्वांट इन्वेस्टिंग पे ज़्यादा इंक्लिनेशन है? नॉट नेसेसरली। एक्चुअली मैंने पहले 10 साल डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टिंग की हुई है, और ज़्यादा डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्या होती है कि जिसमें आप खुद से डिसाइड कर रहे हैं कि खुद से आप मार्केट्स देख रहे हैं, आप चार्ट्स देख रहे हैं, फंडामेंटल न्यूज़ देख रहे हैं, सारे एनालिसिस कर रहे हैं और फिर डिसाइड कर रहे हैं कि आपको बाय करना है, सेल करना है। और मैं पहले 10 साल ट्रेडिंग करता था एनर्जी मार्केट्स में, इन नाइमेक्स, इन CME, ऑन आइस, यूरोप का एक्सचेंज है, इन सब पे मैं ट्रेडिंग करता था। तो 10 साल मैंने ट्रेडिंग की है, डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। फिर 10 साल ट्रेडिंग करने के बाद मेरे को थोड़ा सा ये लगा कि पूरा वर्ल्ड, आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, कोई भी प्रोफेशन देख लीजिए, वो पूरा डिजिटल हो रहा है, राइट? तो सेम इज़ हैपनिंग इन ट्रेडिंग ऑल्सो एंड इन इन्वेस्टिंग, कि पूरा क्वांट साइड में जा रहा है। तो 10 साल वो करने के बाद डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, मेरे को लगा कि एक तो डिस्क्रिशनरी से सिस्टमैटिक, रूल बेस्ड क्वांट साइड में मूव होना है। खुद से कर रहे हैं, खुद से डिसाइड कर रहे हैं, बट अब रूल बेस्ड। अब जो है क्वांट जो हम बोलते हैं वो रूल बेस्ड होता है। उसमें बस आप रूल्स बना दिए होते हैं, आपने कंप्यूटर में फीड कर दिया है वो रूल्स, एंड डिपेंडिंग कि क्या डेटा आ रहा है, उसको क्या डिसीजन लेना है, वो कंप्यूटर डिसाइड करता है। वो जो रूल्स हैं वो आप बनाते हो एज अ क्वांट इन्वेस्टर या क्वांट ट्रेडर। यहाँ पे इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा दोनों को ही कवर कर लूँगा, बट वो रूल्स आप बना लेते हो और वो कंप्यूटर में फीड कर देते हो रूल्स, एंड देन कंप्यूटर टेक्स द डिसीजन टू बाय एंड सेल डिपेंडिंग ऑन दोज रूल्स। सो अगर हम क्वांट को एकदम इजी लैंग्वेज में समझे तो इट इज रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। हाँ, बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक रूल बेस्ड फ्रेमवर्क है जो आप यूज़ करते हो अपना बाय सेल डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आप कोई एग्जांपल के साथ मुझे समझा सकते हो कि ये क्वांट को मैं रियल लाइफ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ? क्वांट को पहले मैं समझाता हूँ क्वांट इन्वेस्टिंग है क्या, एक रियल लाइफ एग्जांपल में। अब मान लीजिए एक इंजीनियरिंग एग्जाम है जिसमें 1 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं। और आपको बोला जाता है कि आपको सेलेक्ट करने हैं उसमें से टॉप 1000 बच्चे जो जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं सक्सीड करने के। ठीक है, तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे? एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि आप देखोगे कि उनका IQ, कितने इंटेलिजेंट हैं वो एक फैक्टर हो जाता है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। तो लेट्स से अगर मैंने आपको 1 लाख बच्चों का IQ स्कोर दिया हुआ है, तो आप उसको यूज़ करके आप बोलोगे कि जिसके भी हाईएस्ट
1000 IQ है, टॉप वो मोस्ट लाइकली है सक्सीड करने के। अब वही करेंगे या नहीं, वो थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, बट लाइकलीहुड चांसेस जो बात करेंगे वो उनके IQ स्कोर पे डिपेंडेंट होगा। तो वो एक फैक्टर है। एग्जैक्टली, या तो वो एक फैक्टर हम बोलते हैं कि IQ इज वन फैक्टर, बट और भी और फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपने कितना मेहनत की है, राइट, कितने घंटे आपने पढ़ाई की है ना। अगर आपके पास ये डेटा है, मान लीजिए 1 लाख बच्चों का, कि कितने कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की है, प्रिपरेशन की है, तो वो सेकंड फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी रैंक करोगे, आप देखोगे कि टॉप 1000 बच्चे कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स दे हैव स्टडीड और प्रिपेयर्ड, तो वो दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तीसरा फैक्टर ये हो सकता है कि मान लीजिए उनका कोचिंग कितना अच्छा था, क्वालिटी ऑफ कोचिंग, उसको भी आप नंबर्स में डाल सकते हो। लेट्स से कि आपने रैंक कर लिया है कि जो टॉप क्वालिटी कोचिंग है उसको आपने 10 मार्क्स दे दिए, और जो वर्स्ट कोचिंग है उसको 1 मार्क दे दिया। अब पूरा पूरा सिर्फ कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, बट दैट इज वन फैक्टर, अनदर फैक्टर। तो मान लीजिए आपके पास ये 3 फैक्टर्स हैं, आपके पास डेटा है, तो आप या तो एक काम ये कर सकते हो कि आपको लगता है कि मेरे को IQ से कोई मतलब नहीं, मेरे को लगता है कि नंबर ऑफ आवर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना आपने पढ़ाई की है ना। तो आप सिर्फ एक फैक्टर वो यूज करके आप टॉप 1000 बच्चे निकाल सकते हो। वेरएज अगर आप मेरे से पूछो तो मैं हो सकता हूँ मैं ये बोलूँ कि नहीं, तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं एक कंसोलिडेटेड उनका स्कोर निकाल दूंगा, ये तीनों के रैंकिंग्स यूज करके उनका एवरेज लेके, है ना। अगर मैं किसी और से पूछता हूँ तो वो हो सकता है वो बोलेगा कि IQ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसे 50% स्कोर दूंगा, और 30% मैं दूंगा आपकी कोचिंग को, और 20% दूंगा जितना आवर्स आपने स्टडी। तो वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट आपने क्या किया है, क्वांटिफाई कर लिया है, एक रूल बेस्ड मेथड बना लिया है जिसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो टॉप 1000 बच्चे। तो सेम चीज़ हम क्वांट इन्वेस्टिंग में करते हैं, एक्चुअली कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। और जो डिस्क्रिशनरी जो नॉर्मल फंड मैनेजर्स करते आए हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, बट हमने उसको क्वांटिफाई कर लिया है। तो आप मान लीजिए कि आपको 500 स्टॉक्स हैं, उसमें से हमें बोला जाता है कि आप टॉप 10, 15, 20 स्टॉक्स सेलेक्ट करो जी। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत मल्टीपल पैरामीटर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो एक स्टॉक को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और वो फैक्टर्स हम स्टडी करते हैं, रैंक करते हैं, उसके बेसिस पे हम टॉप स्टॉक्स पिक करते हैं। तो ये क्वांट इन्वेस्टिंग। क्या है वो फैक्टर्स? तो फैक्टर्स जो बहुत कॉमन फैक्टर्स चलते हैं, एक आपने सुना होगा शायद मोमेंटम फैक्टर, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो मोमेंटम फैक्टर क्या बोलता है कि कोई एक स्टॉक अगर मोमेंटम में है, जो रिटर्न्स अच्छे दे रहा है, दैट विल कंटिन्यू टू बी इन मोमेंटम। तो वो एक बहुत बेसिक सा तरीका है। मान लीजिए आपने लास्ट 6 मंथ के रिटर्न्स देख लिए, 500 स्टॉक्स हैं, लास्ट 6 मंथ्स जिसने बेस्ट, आपको मान लीजिए 20 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, तो बेस्ट 20 स्टॉक्स जिसने रिटर्न्स दिए हैं, हाईएस्ट 20, आप उनको सेलेक्ट कर लोगे। आप बोलोगे कि ये मोस्ट लाइकलीहुड है इनका सक्सेस का फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। समझा, ठीक है। तो ये एक मोमेंटम फैक्टर होता है, बहुत पॉपुलर है ये, अच्छा काम करता है काफी। एक फैक्टर होता है वैल्यू। आपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स का सुना होगा, वो बोलते हैं मैं वैल्यू इन्वेस्टर हूँ जी। तो वैल्यू इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो अंडर वैल्यूड स्टॉक पिक करते हैं कि वो कितना अंडर वैल्यूड है। एक स्टॉक मान लीजिए उसका प्राइस तो है अभी 100 रुपीज, राइट, लेकिन आपको लगता है कि उसका प्राइस होना चाहिए था 150। हाँ, आपके एनालिसिस के हिसाब से या उसका सेल्स है उसके हिसाब से आई डिड्यूस कि इसका तो वैल्यू 150 होना चाहिए, बट वो मिल रहा है 100 रुपए पे, तो दैट मीन्स वो अंडर वैल्यूड है जी। या फिर आपने निकाला कि नहीं, उसका प्राइस मेरे को लगता है 80 होना चाहिए था, लेकिन है अभी 100, तो वो ओवर वैल्यूड। तो आप बहुत तरीके से ये वैल्यूएशन स्टडी कर सकते हो, बट ये एक फैक्टर है जी। जैसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं प्राइस टू अर्निंग्स, ये एक वैल्यूएशन का मैट्रिक है, प्राइस टू बुक वैल्यू, ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं वैल्यू को जज करने के, राइट। एंड यूजिंग दैट वैल्यू एज अ फैक्टर यू पिक द मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो ये दूसरा फैक्टर। तीसरा क्वालिटी हो जाता है, या ग्रोथ एक फैक्टर है इंपॉर्टेंट। ग्रोथ में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कंपनी कितना फास्ट ग्रो कर रही है या कितना कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है। ग्रोथ अगेन उसमें आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, जैसे ग्रोथ आप रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हो, या प्रॉफिट्स ग्रोथ,
या कैश earning फ्लो per share growth या cash या flow, नहीं, कुछ है ना। भी। तो उसमें आप बहुत तरीके से ग्रोथ डिफाइन कर सकते हो, बट आप यूज कर रहे हो ग्रोथ एज अ फैक्टर। ठीक है, ये 3 फैक्टर हो गए। एक होता है लो वॉलेटिलिटी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसमें क्या होता है कि जो रिसर्च से पता लगा है कि जो स्टॉक्स सबसे कम वॉलेटाइल हैं, दे आर मोस्ट लाइकली टू गिव यू हायर रिटर्न्स। तो उसमें आप स्टेबल जो स्टेबल है, हाँ, तो उसमें आप स्टॉक्स पिक करते हो जो सबसे ज्यादा स्टेबल रहते हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, और बहुत सारे, जैसे हम अपनी कंपनी में क्या करते हैं कि हम बहुत रिसर्च करते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तो थोड़े से ये फैक्टर्स या तो फंडामेंटल होंगे, राइट, है ना, या टेक्निकल फैक्टर्स। जैसे मोमेंटम एक टेक्निकल फैक्टर राइट, है ना, वो प्राइस मूवमेंट पे बेस्ड हाँ, है, तो वो टेक्निकल आप इसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं मोमेंटम में क्या करूंगा, प्राइस ग्रोथ विद वॉल्यूम भी देखूंगा, कि अगर वो वॉल्यूम के साथ प्राइस ग्रोथ हो रहा है तो इट्स मोर रेलेवेंट, अगर विदाउट वॉल्यूम हो रहा है तो आई वोंट गिव इट मोर वेटेज। ठीक है, तो आप उसको कॉम्प्लेक्स ऑब्वियसली कितना भी बना सकते हो। हम बहुत सारे, हम मोर देन 100 फैक्टर्स देखते हैं जैसे अपनी कंपनी में। उसमें से कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑयल प्राइसेस जी। तो ऑयल प्राइसेस कुछ कंपनीज को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, कुछ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो वो हमारे लिए एक फैक्टर है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो हमें पता है कि इन कंपनीज को वो, या इन सेक्टर्स को वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, और कुछ सेक्टर्स को वो पॉजिटिवली। तो ये एक हो गया। या फिर इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन भी अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करता है। तो इस टाइप से हमने 100+ फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर हैं वो मैंने आपको जैसे बताया कि मोमेंटम, वैल्यू, ग्रोथ, लो वॉल, क्वालिटी, ये 5 हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं और जिससे सबसे ज़्यादा अल्फा जनरेट होता है। बाकी फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट दीज आर द मेन वंस। ओके, सो अगर कोई एक इन्वेस्टर अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहता है बेस्ड ऑन क्वांट इन्वेस्टिंग, तो वो कैसे बना सकता है? हाउ कैन ही स्टार्ट? सो इसमें एक चीज़ है कि जो हम डेटा यूज़ करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ होता है, राइट? और वो बहुत ही जल्दी अपडेट भी होता रहता है। जैसे मोमेंटम वाला फैक्टर है जो प्राइस और वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होता है, वो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, ऑलमोस्ट नहीं, डेली बेसिस पे ही वो अपडेट होता है, राइट? तो इसमें डेटा इतना सारा आता है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ये करना बहुत ही टफ रहेगा। तो आई वुडंट रियली रिकमेंड एनीवन कि वो खुद से करें। तो ये एक स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, या एक स्टाइल ऑफ पोर्टफोलियोज हैं जो कि आपको मार्केट में अगर आप जाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट? या फिर जैसे हमारी कंपनी है, इसी टाइप से और भी कंपनीज हैं जो आपको ये क्वांट में स्पेशलाइज करती हैं, और क्वांट पोर्टफोलियोज एक रिटेल इन्वेस्टर को हम देते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को क्वांट इन्वेस्टिंग में जाना है मतलब अपना पोर्टफोलियो एक पार्ट इन्वेस्ट करना है, तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि ईदर चूज फ्रॉम दीज म्यूचुअल फंड्स और चूज फ्रॉम गाइज लाइक एसटी और गुल्लक में हम ये इस टाइप के पोर्टफोलियोज बनाते हैं। तो आप इनमें से चूज कीजिए रादर देन खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि खुद हमारी एनालाइज करना एग्जैक्टली हमारी बहुत बड़ी टीम है। हमारी कंपनी में 100 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा डेटा आता है कि वो सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही काम करते हैं, बट इवन एक सिंपल सिस्टम बनाने के लिए भी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट है, बहुत ज़्यादा एफर्ट है। तो आई वोंट रिकमेंड एनीवन टू डू इट ऑन देयर ओन, बिकॉज देयर आर वेरी गुड ऑप्शंस अवेलेबल ऑल्सो। फिर अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि ये रूल बेस्ड है, यहाँ पे इमोशंस को हम हटा देते हैं। आप इमोशंस को कैसे हटा सकते हो? क्योंकि हमने रूल्स बना लिए हैं कि ये हमारे ये ABCD रूल है जब हम बाय करेंगे, और हमारा बहुत क्लियर कट एग्जिट का भी रूल्स होते हैं कि अगर ये होगा तो हम एग्जिट करेंगे। तो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड हमारे रूल्स रहते हैं। ऑब्वियसली वो क्योंकि हमने इतना रिसर्च किया इतने सालों से, तो वो रूल्स धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते गए हैं, बट वो रूल्स हैं जिसके बेसिस पे हमारा कोई इनपुट नहीं होता है इन सेलेक्टिंग, क्रिएटिंग द पोर्टफोलियो। हमारा जो रिसर्च टीम है उसका इनपुट रहता है इन क्रिएटिंग दोज रूल्स। तो हम हमेशा ट्रैक कर रहे हैं कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या चीज़ अच्छी काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। वी आर ऑलवेज लर्निंग, राइट? तो हम अपने एल्गोज को अपग्रेड करते रहते हैं एवरी फ्यू मंथ्स।
समझा। बट एक बार अगर एल्गोरिदम ने हमें बता दिया कि ये सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम अपने इमोशंस, अपने बायसेस पोर्टफोलियो में नहीं लाते। तो दैट मोर और लेस हेल्प्स अस ओनली, क्योंकि बहुत बार क्या है कि एज ह्यूमंस वो बायसेस हैं, वो बायसेस बहुत बार ज़्यादातर वो नेगेटिवली ही इम्पैक्ट करते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट इन क्वांट इन्वेस्टिंग, एंड दैट्स वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ क्वांट इन्वेस्टिंग। ओके, क्या आप अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर सकते हो कि आपने क्वांट के बेसिस पे कुछ कंपनीज या कोई सेक्टर को आइडेंटिफाई किया था एंड वो सच में बहुत ही अच्छे से रन हुआ? हाँ, इस टाइप के काफ़ी एग्जांपल्स रहते हैं। जैसे ये इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम क्या करते हैं कि हम टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं हमारे पास फंडामेंटल फैक्टर्स हैं और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो एक स्टॉक का हम एक 360 डिग्री व्यू लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए एक बहुत वेल राउंडेड व्यू होता है कि वो टेक्निकल्स में भी एक स्कोर होगा, उसका फंडामेंटल्स में भी स्कोर होगा। तो एक स्टॉक जैसे एक आईटीसी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है, जो मैं काफ़ी एग्जांपल देता हूँ कि आईटीसी कुछ साल पहले तक बहुत ही स्टेबल, बिल्कुल उसके प्राइसेस बिल्कुल एक ही जगह थे, ज़्यादा मूव होता ही नहीं था। कुछ अच्छा हो जाए तो भी नहीं मूव होता था, कुछ खराब हो जाए तो भी नहीं मूव होता था। वेयरएज इट वाज ऑलवेज अ वेरी सॉलिड कंपनी, बहुत ही अच्छी कंपनी थी। तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते थे कि यार आईटीसी एक बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, वेरी वेल प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी, सेक्टर ग्रो डिसेंट कर रहा है, वो कंपनी भी डिसेंट ग्रो कर रही है, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लुकिंग एट द फंडामेंटल्स इट वाज अ वेरी सॉलिड कंपनी। तो अगर आपकी ये थीसिस रहेगी तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे जी। 2-3 साल तक क्या हुआ, वो कुछ मूव नहीं हुआ, राइट, स्टॉक तो आपकी इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं कि कुछ रिटर्न्स नहीं दे रही थी। बट एकदम से फिर क्या हुआ कि वो जब ब्रेकआउट आया, राइट, ब्रेकआउट मींस एक टेक्निकल टर्म है कि एक रेंज में था पहले, फिर ब्रेकआउट हुआ वहां से, और उसके बाद उसने जो रिटर्न्स दिए कि 3 साल का एक साथ कॉम्पनसेट भी कर दिया। तो जिसने होल्ड किया हुआ था उसे डिसेंट रिटर्न्स मिले ओवर लेट्स से 3 इयर्स। अब क्वांट इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि क्वांट इन्वेस्टिंग में हम फंडामेंटल्स तो देख ही रहे हैं, तो उसका आईटीसी का फंडामेंटल स्कोर बहुत अच्छा होगा जी, लेकिन उसका हम टेक्निकल्स भी देख रहे हैं। हमें पता है कि उसका मोमेंटम वाला स्कोर, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है, बहुत कम है, तो उसका स्कोर ओवरऑल कम हो जाएगा और इसीलिए वो हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि जैसे ही वो ब्रेकआउट होता है, उसका मोमेंटम स्कोर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जी, फंडामेंटल स्कोर एनीवेज उसका हाई था, राइट, इट गेट्स सेलेक्टेड। तो वो 2 साल तक हम आईटीसी में इन्वेस्टेड नहीं थे, हम किसी और स्टॉक में इन्वेस्टेड थे जिसका फंडामेंटल्स भी डिसेंट थे और टेक्निकल्स भी डिसेंट थे। तो इससे क्या हुआ हमें फायदा कि पहले जो 2 साल थे, वो हम और कहीं इन्वेस्ट करके हमने और वहाँ पे अर्न हो रहा था। तो इस तरह से जो क्वांट इन्वेस्टिंग, अगर आप 360 डिग्री व्यू लेते हो तो बहुत आपके फेवर में काम करता है। और जैसे ही वो उसका मूव आईटीसी का एक ऊपर आके फिर से फ्लैट हो गया, उसके बाद हम फिर से उससे निकल गए थे, क्योंकि फिर से उसका टेक्निकल स्कोर कम हो गया, फंडामेंटल तब भी हाई था। समझा, ओके। सो देखिए, मतलब मैं आपकी बातों से समझ रही हूँ कि बैक टेस्टिंग भी हमें करनी होती है, हमें पास्ट हिस्ट्री भी चेक करनी होती है, उसका मूवमेंट भी चेक करना होता है, बट हमेशा तो ये नहीं होता कि जो हिस्ट्री में हुआ है वो फ्यूचर में होगा ही होगा। तो आप लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि नहीं अब ये यहाँ से ये स्टॉक अब जाने वाला है, जैसे मोमेंटम है या कोई भी चीज़ है कि अब इसमें आ रहा है मोमेंट, चलो अब इसमें एंटर करते हैं? तो देखिए, इन्वेस्टिंग इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, चांसेस, कि आपको पता कुछ भी नहीं है, यू कैन नॉट बी सर्टेन, राइट। आपको बस ये देखना है कि प्रोबेबिलिटीज, चांसेस आपके फेवर में हैं या नहीं है। तो बैक टेस्टिंग में वही हम काम करते हैं। हम हिस्टोरिकली बैक टेस्टिंग बस ये है कि आप पैटर्न्स देख रहे हो कि पास्ट में पैटर्न्स हुए, पास्ट में मान लीजिए कुछ एक चीज हुई 5 बार, है ना, तो आपके पास डिसेंट इनफ चांस है कि 5 बार हुई है तो 6ठी बार भी होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई सिस्टम निकाला कि पास्ट में वो 1000 बार हुआ है और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1000 में से वो 70% सक्सेस था, है ना, उस पैटर्न का, कि वो एक पैटर्न हुआ तो 70% आप वो पैटर्न यानी कि टेक्निकल चार्ट्स की बात, कोई टेक्निकल चार्ट्स मान लीजिए, है ना जी। तो उस टाइप के मल्टीपल बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। मैथमेटिकली आप बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हो, इजी भी पैटर्न्स निकाल सकते हो जी। तो वो पैटर्न्स आप हिस्टोरिकली देखते हो कि कितना काम किया है। जितना ज्यादा आप हिस्ट्री देखोगे उतना आपके लिए बेटर है। आप देखते हो कि वो बुल मार्केट में पैटर्न कितना अच्छा काम किया और बेयर मार्केट में कितना अच्छा काम किया।
आप देखते हो मल्टीपल ज्योग्राफीज में भी, इफ एट ऑल दैट इज पॉसिबल, कि आपने देखा इंडिया में कितना अच्छा काम कर रहा है, यूएस में, ब्राज़ील में कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देख के आपका मेन एम है कि प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में आ जाएं। इट्स नॉट 100%, इट विल नेवर बी 100%। तो हम अगर 20 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें से 5, 6, 7 लॉस मेकिंग भी होते हैं और 12, 13 प्रॉफिट मेकिंग भी होते हैं। तो आपको बस प्रोबेबिलिटीज अपने फेवर में करनी है। तो दैट इज़ व्हाट वी डू इन बैक टेस्टिंग। और इसमें बैक टेस्टिंग भी काफ़ी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। जैसे जैसे आप करते हो तो आप समझते हो कि हाँ, कुछ बैक टेस्टिंग में मान लीजिए आपने निफ्टी 50 पे रन किया, एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक जो कोई अगर बैक टेस्टिंग स्टार्ट करता है तो वो बोलता है कि निफ्टी 50 पे मेरा यूनिवर्स है, इसमें से मैं टॉप 10 स्टॉक्स निकालूंगा। और वो 50 कंपनीज देखता है कि लास्ट 10 साल में कैसा परफॉर्म किया। बट एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक जैसे लोग कर देते हैं कि जो अभी निफ्टी 50 की कंपनीज हैं वो हर 6 महीने में रिकंस्ट्रक्ट होता है, कुछ कंपनी बाहर जा रही हैं। तो आपको हर एक टाइम पे ये देखना है कि अगर आप 2020 का देख रहे हो ये रूल बेस्ड, तो उस टाइम कौन सी निफ्टी 50 कंपनीज थी और वो कैसा परफॉर्म कर रही थी। तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको बैक टेस्टिंग में ध्यान रखनी होती हैं। और इसीलिए जो मैं बोल रहा था कि एक रिटेल इन्वेस्टर को करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दे शुड नॉट गेट देमसेल्व्स इनटू क्वांट इन्वेस्टिंग, इनटू कंस्ट्रक्टिंग ऑफ दीज क्वांट स्ट्रेटजीज। देखिए, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले फैक्टर्स की बातें कर रहे थे, ओके, कौन कौन से ऐसे मैक्रो फैक्टर्स है जो हमारे मार्केट्स को या पोर्टफोलियो को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं? तो मैक्रो फैक्टर्स रफली हम अराउंड 20 मैक्रो फैक्टर्स हम जो देखते हैं, और उसमें से जो कॉमन वंस हैं वो है एक जीडीपी ग्रोथ रेट, एक है, राइट। एक निफ्टी का भी हम ग्रोथ रेट देखते हैं कि निफ्टी का ईपीएस कितना ग्रो कर रहा है, निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है। हम इन्फ्लेशन देखते हैं कि इन्फ्लेशन अगर एक लेवल से ज़्यादा है वर्सेस एक लेवल से कम है तो वो कैसे किस किस स्टॉक्स को या सेक्टर्स को पॉजिटिवली नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़, प्राइसेस ऑफ गोल्ड, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं मैक्रो ट्रेंड्स में जिसमें हमें आइडिया लगता है कि ओवरऑल मार्केट्स में क्या चल रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं कि ओवरऑल वेदर वी आर इन बुल मार्केट्स, बेयर मार्केट्स, क्योंकि फैक्टर्स का भी क्या है कि सारे फैक्टर्स हमेशा काम नहीं करते, राइट, एब्सोल्युटली। कुछ फैक्टर्स हैं जो बुलिश मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे मोमेंटम फैक्टर की हमने बात की जी, वो बुलिश मार्केट में सबसे बढ़िया काम करता है, बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। लेकिन सेम फैक्टर अगर आप बेयरिश मार्केट में यूज़ कर रहे हो तो बहुत जल्दी उसमें लॉसेस भी होते हैं। तो अगर मार्केट मान लीजिए आपकी 15% डाउन है, राइट, तो ये जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं ये 25-30% डाउन हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा इसको बोलते हैं फैक्टर टाइमिंग, कि जिसमें हम देखते हैं कि किस टाइम कौन सा फैक्टर अगेन चांस किसके हैं चलने के। तो आपको ये देखना होता है। तो ये वाला हमने अपने एल्गोरिदम से बनाया हुआ है कि किस टाइम कौन से फैक्टर को कितना वेट देना है, क्योंकि जो ज़्यादा वेट, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं सक्सीड होने के, हम उनको ज़्यादा वेट देंगे और कुछ फैक्टर्स को कम भी वेट देंगे। जैसे मोमेंटम, ग्रोथ, ऐसे हैं फैक्टर्स जो बुलिश मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो बेयरिश मार्केट में वैल्यू, क्वालिटी, लो वॉल, ये वाले फैक्टर्स हैं जो बेयरिश मार्केट में काम करते हैं। समझा। तो इस टाइप से ये फैक्टर टाइमिंग भी हम यूज करते हैं, राइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि मुझे भी यही डाउट था कि मोमेंटम तो अपसाइड ट्रैक करता है, तो जब मार्केट्स डाउन है, बेयरिश है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर? तो वो वाले स्टॉक्स जो मोमेंटम वाले होते हैं, आपने अगर ट्रैक किया हो कभी कि सबसे ज्यादा गिरते हैं, लेट्स से अभी जैसे अदानी के स्टॉक्स थे, वो मोमेंटम स्टॉक्स, मोमेंटम स्कोर उनका काफ़ी हाई होता है, या फिर पीएसयूज थे, डिफेंस स्टॉक्स थे, रेलवे स्टॉक्स थे, ये बहुत अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स थे। तो बट ये आपने देखा होगा कि इनका करेक्शन भी सबसे ज़्यादा हुआ है, राइट। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने मान लीजिए मोमेंटम फंड में इन्वेस्ट किया तो वो अच्छे टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ देगा, बट उसमें ड्रॉडाउन्स भी बहुत ज़्यादा होंगे व्हेन इट्स नॉट वर्किंग। सो बेरिश मार्केट्स में हमें क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए? जैसे अभी लास्ट 6 मंथ्स हम देख रहे हैं, राइट, कि इंडियन मार्केट्स काफ़ी स्लो हो गए हैं, डाउन साइड जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे एक इन्वेस्टर को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से फैक्टर्स देख के इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, तो इसमें देखिए जो फैक्टर्स काम करते हैं बेरिश मार्केट में, वैल्यू बहुत अच्छा काम करता है। वैल्यू की अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो होते हैं वो कम गिरते हैं,
तो जी। मेन है कि अगर आप इंडेक्स गिर गया 15% और आपका पोर्टफोलियो डाउन है 5% या 10%, तो दैट मीन्स यू डन अ गुड जॉब कि ओवरऑल मार्केट से आपका कम लॉस हुआ है। राइट। तो वैल्यू, लो वॉल, क्वालिटी, ये वाले फैक्टर्स हैं जो रिलेटिवली कम गिरते हैं, सेफर होते हैं। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि कौन से फैक्टर्स को देख के यूज करना हमें चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इन्वेस्टर्स को एक तो ये जो क्वांट फंड्स होते हैं, इसमें क्या है कि आपके इंडिविजुअल फैक्टर फंड्स भी हैं। कि एक फंड है आपका वैल्यू फंड, जो वैल्यू को देख के सिलेक्ट करता है स्टॉक्स, एक है मोमेंटम, एक है क्वालिटी। तो आपको इंडिविजुअल वाले मिल जाएंगे। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट मेरे को लगता है वो रहती है मल्टी फैक्टर फंड, जो कि ये सारी चीजें देख के सेलेक्ट कर रहा है। मतलब मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो में क्रिएट करोगे, मुझे स्टॉक्स का क्रिएट हाँ, करना है। या तो आप क्रिएट करोगे या फिर जैसे मैंने बताया कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसे RIAs हैं जो आपको एक मल्टी फैक्टर, जो एक फैक्टर को यूज करके नहीं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे, जो मल्टीपल फैक्टर्स यूज कर रहे हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे सिंपल है कि वो ऐसे मल्टी फैक्टर्स फंड देखें जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज मच सेफर बेट। जैसे कि आप देखते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अभी किसी टाइम कुछ काम करता है, किसी टाइम कुछ। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि यार मैं किस में इन्वेस्ट करूं। तो वो एक डिसीजन हमेशा डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्लेक्स कर देता है कि अभी लार्ज कैप में करो, लेकिन कुछ टाइम बाद अब स्मॉल कैप का टाइम आ गया है, वो ट्रैक रखना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो बेस्ट फंड्स अगेन जो मैं सजेस्ट करता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो होते हैं या तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप। समझा, तो सारी चीजों को कवर कर लो। एग्जैक्टली। तो यू लीव इट अप टू द मैनेजर, द फंड मैनेजर टू डिसाइड कि अभी किस में करना है, बट वो है सब कुछ। तो ऐसे ही मल्टी फैक्टर फंड्स भी आते हैं जिसमें वो मल्टीपल फैक्टर्स देखते हैं और स्टॉक पोर्टफोलियो मल्टी फैक्टर टू क्रिएट एंड देन दे डिसाइड। क्योंकि वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है खुद से ट्रैक करना कि अब ये वाला फैक्टर काम करेगा अभी। विवेक जी, अब जैसे AI आ रहा है, इतना मशीन लर्निंग इतनी एडवांस हो रही है, क्या आपको लगता है कि हमारे क्वांट एनालिसिस अभी भी इतनी स्ट्रांग रहेगी या वो लोग ही हमें रिप्लेस कर देंगे? फ्रैंकली मेरे को अभी तो नहीं लग रहा कि वो लोग हमें रिप्लेस कर पाएंगे, बट डेफिनेटली उसको यूज़ करके, AI और ML को यूज़ करके आप अपने पोर्टफोलियोज बहुत ज़्यादा रोबस्ट और सॉलिड बना सकते हो। जैसे एक बहुत जो अभी हम रिसर्च कर रहे हैं वो है मार्केट सेंटिमेंट्स। ठीक है, तो मार्केट सेंटिमेंट्स एक ऐसा फैक्टर है जो अभी तक हम बहुत अच्छे से क्वांटिफाई नहीं कर पाए। बट उसमें करते क्या है कि मार्केट में सोशल मीडिया पे, लेट्स से ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, ओवरऑल इंटरनेट पे किसी भी स्टॉक के बारे में हमेशा डिस्कशन होता रहता है। होता रहता है। तो वो डिस्कशन कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो वो मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे हैं वो भी इम्पैक्ट करता है। जैसे हमने US में देखा था, गेम स्टॉप एक कंपनी थी जिसको रिटेल इन्वेस्टर्स ने डिस्कस किया कि दिस इज वन थिंग दैट दे वांट टू सपोर्ट, और उसको काफी ऊपर लेके गए थे, इवन दो फंडामेंटल्स जस्टिफाई नहीं कर रहे थे शायद उसको। तो वो एक जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये हम AI ML यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस स्टॉक का पॉजिटिव सेंटिमेंट है, किसका नेगेटिव है। तो ऐसे फैक्टर्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन द फ्यूचर यूजिंग AI। तो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमंस, बट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प। और जो भी फंड मैनेजर, जो लोग AI ML को अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हैं, आई थिंक दे विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट देयर पोर्टफोलियोज बेटर। ओके, यू नो, एक बोला जाता है कि मार्केट इनएफिशिएंसीज पे चलती है ना, मार्केट इनएफिशिएंट है और इसीलिए कोई एक जन है जो प्रॉफिट कमा पा रहा है, एक जन नहीं कमा पा रहा है। अब जैसे जैसे लोगों को इतना नॉलेज आ रहा है, लोग पैसिव की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना, पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ, ऐसे में क्वांट इन्वेस्टिंग अल्फा कैसे जनरेट कर सकती है? देखिए, क्वांट इन्वेस्टिंग कोई भी बिजनेस, मेरे को लगता है कि एक तो कंपटीशन पे बहुत डिपेंड करता है। अब जैसे एक डिस्क्रिशनरी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है, डिस्क्रिशनरी स्टाइल में अगर हर कोई डिस्क्रिशनरी स्टाइल कर रहा है और क्वांट इन्वेस्टिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि क्वांट इन्वेस्टिंग रिलेटिवली ईजियर होगा, जो कि अभी मेरे को लगता है इंडिया में है। जैसे अगर आप US में देखें तो चाहे आप डिस्क्रिशनरी स्टाइल कर रहे हैं, चाहे आप क्वांट कर रहे हैं, आपके लिए इक्वली डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। हैविंग सेड दैट, एक जो अल्फा
द पीपल आर हैविंग मोर नॉलेज, मार्केट इनएफिशिएंसीज कम है इसलिए? नहीं, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन है किसी भी बिजनेस में। अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा तो वहाँ पे पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी बिजनेस में आप मान लीजिए, राइट। तो वैसे ही फंड मैनेजमेंट में भी वही है कि जहाँ भी अगर कंपटीशन, इंडिया में अभी क्वांट इन्वेस्टिंग में कंपटीशन कम है, तो इसीलिए मेरे को लगता है कि इट्स रिलेटिवली ईजियर, जो 5 साल बाद शायद ना रहे, बट अभी के लिए अल्फा निकालना ईजी है बिकॉज वी आर लुकिंग एट सो मेनी थिंग्स। तो एक एज है, हम एक तो मंथली बेसिस पे इतना जल्दी इतना ज़्यादा डेटा देख के उसको वी आर एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ दैट मच ऑफ डेटा, जो अगर ह्यूमंस की टीम है जिनके लिए बहुत मुश्किल होगा उतना डेटा प्रोसेस करना उतनी जल्दी। तो इसीलिए एक एज अभी है, 5 साल बाद उतना इजी नहीं रहेगा and it will become very tough. But having said that, alpha generate करना I think किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है जी over long run. विवेक जी, क्वांट इन्वेस्टिंग को लेकर ना बहुत जन को बहुत सारे मिथ्स है। लोगों को लगता है कि यार ये ब्लैक बॉक्स है, हमें पता नहीं चलता कैसे हो रहा है, कहाँ से ये आंसर्स आए या कैसे ये सिलेक्शन हुआ। आपको क्या लगता है ये सच में मिथ्स है? देखिए, जो कुछ कॉमन मिथ्स मैं बताता हूँ। एक तो यही आपने बताया कि ब्लैक बॉक्स है, कि अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है, ये एक कॉमन है। एक बैक टेस्टिंग की बहुत रिलाई करते हैं आप बैक टेस्टिंग पे, इट्स बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है जी। ये इस टाइप की ही मिथ्स हैं। और एक और मिथ है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स को आप देखते हैं वो फंडामेंटल्स इग्नोर हो जाते हैं। आई थिंक ये तीनों ही मिसकंसेप्शंस हैं, नॉट एंटायरली ट्रू। जैसे मैं बताता हूँ कि ब्लैक बॉक्स का आपको बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स का मतलब ये है कि उसमें कुछ इनपुट जा रहा है, कुछ आउटपुट जा रहा है, बट अंदर क्या हो रहा है आपको बिल्कुल नहीं पता, विच इज़ नॉट एट ऑल द केस। इनफैक्ट क्वांट इन्वेस्टिंग में टोटली ऑपोजिट है, क्योंकि हमारे रूल्स बहुत क्लियरली डिफाइंड हैं। तो बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रहता है जिसकी वजह से हमें एग्जैक्टली पता है कि अगर मैंने ये 20 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट किए तो किस वजह से सेलेक्ट किए, किस फैक्टर को लेके। अगर परफॉर्मेंस आ रही है तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आ रही है, कौन से फैक्टर्स हैं जो अभी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। तो एग्जैक्टली हम डिटरमाइन कर सकते हैं व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज कॉजिंग द ओवर परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ब्लैक बॉक्स है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं ये क्वांट स्ट्रैटेजीज। सेकेंड है कि बैकवर्ड लुकिंग है ये स्ट्रैटेजीज, कि आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हो बैक टेस्टिंग में और फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है। मेरे को लगता है कि ये भी मिसकंसेप्शन ही है, क्योंकि अगर आप दूसरे फंड मैनेजर्स को भी देखो तो उनका भी बहुत ज़्यादा रिलायंस यही होता है कि पास्ट में क्या हुआ। कोई एक स्पेसिफिक अगर वो कंपनी एनालाइज कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि ये कंपनी ने पास्ट में ऐसा परफॉर्म किया, इसकी मैनेजमेंट ऐसी है। तो इन अ वे दे आर ऑल्सो लुकिंग एट हिस्टोरिकल डेटा ओनली। हिस्ट्री में क्या हुआ है वो उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। ऑब्वियसली दे ऑल्सो लुक एट व्हाट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, बट पहले का भी काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। क्वांट इन्वेस्टिंग में भी दोनों ही चीज़ें होती हैं कि हम हिस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, पास्ट हिस्टोरिकल पैटर्न्स, बट हम फ्यूचर भी देखते हैं काफ़ी। ये जो AI और ML की टेक्निक्स हैं या रेगुलर क्वांट इन्वेस्टिंग में भी यू आर एबल टू प्रिडिक्ट, कि आप प्रिडिक्ट करते हो कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग दोनों ही रहता है। और तीसरा एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन ये भी है कि क्वांट इन्वेस्टिंग में आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स देखते हो, आप फंडामेंटल्स को इग्नोर करते हो। बट जैसे मैंने बताया आपको कि वैल्यू जो फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर है और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये सारे फंडामेंटल्स ही हैं जी। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। ऑल्दो मार्केट में ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं विच ओनली रिलाई ऑन टेक्निकल्स, बट वो थोड़ा सा मेरे को लगता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की रहती हैं। जो मैं आपको बता रहा था कि मल्टी फैक्टर जो स्ट्रैटेजीज हैं, ऐसी काफ़ी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि फंडामेंटल्स भी देखती हैं। ओके, फंडामेंटल्स भी देखती है, थोड़ा टेक्निकल्स भी। टेक्निकल पे रिलायंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 60 to 70% टेक्निकल पे रिलायंस होता है, क्योंकि वो डेटा ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है, फंडामेंटल्स उतना जल्दी चेंज नहीं होते। तो ज़्यादा टेक्निकल पे रिलायंस है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली अनट्रू कि वी इग्नोर फंडामेंटल्स। रफली अबाउट 30 to 40% जो वेटेज है वो फंडामेंटल्स पे भी होता है। तो ये तीनों ही बहुत बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं जो क्वांट को लेके कुछ लोगों के दिमाग में रहती हैं। ओके, सो आजकल मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मार्केट में बहुत सारे क्वांट के फंड्स आ रहे हैं
ओके, मतलब आ तो कई टाइम से रहे थे बट अब पॉपुलर काफी होने लगे हैं, Yeah. चाहे वो स्मॉल केस में हो चाहे म्यूचुअल फंड्स में हो. Yeah. तो कोई एक इन्वेस्टर आइडेंटिफाई कैसे करे कि हाँ भाई ये क्वांट फंड अच्छा है या दिस इज अ गुड कैटेगरी, मुझे इसमें डालना चाहिए? आई थिंक क्वांट फंड्स जब रिलीज होते हैं, जब लॉन्च होते हैं, तो एक बहुत पॉपुलर सी चीज़ होती है कि बैक टेस्टिंग में दिखाते हैं वो लोग कि बैक टेस्टिंग में क्या परफॉर्मेंस रही है. राइट, कि अगर और वो पहले एक इन्वेस्ट किया हो या तो क्या परफॉर्मेंस आती तो वो डेफिनेटली सम आइडिया, वो अगर बैक टेस्टिंग अच्छे से की है है जी. तो वो कुछ आइडिया हमें दे देती है कि व्हाट इज द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस. बट आपको बिल्कुल पता नहीं रहेगा कि बैक टेस्टिंग कितना अच्छे से की है. राइट. तो वो एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है कि बैक टेस्टिंग को देख के किसी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क होता है. इतना रिलाई नहीं करना चाहिए. तो हमने भी जब लॉन्च किया था, हमने भी अपने फंड्स एक बैक टेस्टिंग के बेसिस पे ही किए थे. बट वी वर वेरी ट्रांसपेरेंट कि दिस इज बैक टेस्टिंग, आप इस पर थोड़ा रिलाई कर सकते हो, बट लाइव जब आ जाएंगे उस पर बहुत ज़्यादा आप रिलाई कर सकते हो ऑब्वियसली. तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि उस फंड की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है. राइट, लाइव ट्रैक रिकॉर्ड वो आपको ज़रूर देखना चाहिए. जो नए फंड्स आ रहे हैं, गिव इट सम टाइम, उसमें आप देखो थोड़ा 1-2 साल, उसको एक बुलिश मार्केट में देखो, बेयरिश मार्केट में देखो, एंड देन यू विल बी एबल टू डिटरमाइन कि हाँ ये एक अच्छा फंड है, ये खराब है जी. दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि जो मैंने आपको बताया मल्टी फैक्टर है या सिंगल फैक्टर. क्योंकि सिंगल फैक्टर फंड्स जब वो फैक्टर काम कर रहा होता है बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. तो आपको लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा फंड है, मैं इसी में इन्वेस्ट करूँगा. बट हर एक फैक्टर का टाइम रहता है. कि अच्छा टाइम है तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा मार्केट से, बट खराब टाइम में वो मार्केट से खराब रिटर्न्स भी देता है. तो दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये रहता है कि आप जो फंड सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी मेथडोलॉजी को थोड़ा सा देखें कि क्या मेथड है. वो आपको थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि एक सिंगल फैक्टर पे रिलाई कर रहा है या मल्टीपल फैक्टर्स हैं. तो आपको मल्टीपल फैक्टर वाले फंड के साथ ही जाना चाहिए. वो आपको स्टेबल परफॉर्मेंस देगा हर सिनेरियो में, मोस्ट या फिर मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में. दैट विल बी मच मोर स्टेबल, रोबस्ट एज कंपेयर टू अ सिंगल फैक्टर फंड. आई थिंक ये 2 सबसे बड़े हैं. तीसरा ऑब्वियसली कि आप जो फंड मैनेजर हैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखिए कि उन्होंने कितना क्वांट इन्वेस्टिंग, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग में कितना काम किया हुआ है. क्योंकि किसी के लिए भी काफ़ी मुश्किल होता है, लेट्स से वो डिस्क्रिशनरी से क्वांट में अगर मूव हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट ट्रांजिशन. आई एम नॉट सेइंग कि नोबडी विल बी एबल टू डू, बट दैट्स अ ट्रांजिशन, डिफिकल्ट ट्रांजिशन. तो थोड़ा सा फंड मैनेजर का देखिए, हिस्टोरिकल उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसने काम कितना किया है, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर अदर थिंग्स की उसका एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो एक रेगुलर म्यूचुअल फंड में हम देखते हैं. बट ये हैं, ये कुछ हैं. और एक और जो है, जो वेदर इट इज़ फोकस्ड ऑन अ वन स्पेसिफिक थीम कि सिर्फ स्मॉल कैप या मिड कैप्स का ही है या फिर वो मल्टी कैप है. तो आई थिंक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप हमेशा बेटर बेट रहता है एज कम्पेयर टू अ स्पेसिफिक मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको देख के सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है सर, अभी आपने कहा कि अगर कोई भी क्वांट फंड है तो हमें उसके फैक्टर्स देखने चाहिए कि वो कौन कौन से फैक्टर्स पे मल्टी फैक्टर पोर्टफोलियो जस्ट मल्टी फैक्टर है तो दैट्स गुड इनफ. तो फिर ये एक इन्वेस्टर कहाँ पे रीड कर सकता है? क्योंकि हम लोग कोई भी नॉर्मल वेबसाइट्स देखते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे तो सिर्फ पोर्टफोलियो दिखाया जाता है, बट कोई वहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता कि कौन से फैक्टर को इम्बाइब किया गया है. नहीं, तो अगर आप रीड करें, अगर आप किसी भी फंड जो भी लॉन्च हुआ है, वेदर जैसे हमारा भी फंड है, आप अगर उनकी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वो डिटेल्स हो सकता है थोड़ा सा आपको इजी हो या मुश्किल हो वो सर्च करना, बट वो डेफिनेटली होती हैं. अगर आपको नहीं मिल रहा है तो then stay away. That means they are not very transparent in their methodology. But mostly अगर आप देखते हैं म्यूचुअल फंड्स भी देखें या जैसे हमारा है, हमारा स्मॉल केस या हमारी खुद की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो मोस्ट ऑफ द फंड्स आई फील आर प्रिटी ट्रांसपेरेंट इन टेलिंग द इन्वेस्टर्स दैट दिस इज व्हाट वी यूज. तो आपके रिलेटिवली एक स्टेप ऑब्वियसली आपको और जाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा. बट मुझे लगता है कि ये शायद प्रोस्पेक्टस या अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट निकाले तो वहाँ पे हमें डिटेल आई थिंक उसमें तो होगा ही, बट आप उनकी अगर वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो मोस्ट लाइकली आपको वो मिल जाएगा. अगर नहीं मिल रहा है तो स्टे अवे, ट्रांसपेरेंसी कम है. बट आपको मोस्टली जितना मैंने देखा है कि वो आपको मिल जाता है. थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको लगाना पड़ेगा, बट आई थिंक उतना टाइम आपको एनीवेज लगाना चाहिए अगर आप फंड में कोई एक सेलेक्ट कर रहे हैं तो.
ओके ओके। सो सर, हमारी जो ऑडियंस जो आपका हमारा ये पॉडकास्ट देख रही है, काफ़ी हद तक यंग जनरेशन है इस पॉडकास्ट में, काफ़ी लोग न्यू होंगे कॉन्ट इन्वेस्टिंग से। आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे अगर कोई कॉन्ट इन्वेस्टिंग में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है? आई थिंक क्वांट इन्वेस्टिंग, डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टिंग, इसको साइड रख के मेरा मैसेज ये रहेगा, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में भी देखा है, इन्वेस्टिंग में भी देखा है कि हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन के पीछे भागते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है कि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, मेरे को ये समझना है या इसमें इन्वेस्ट करना है, ये थीम अब बहुत चल रहा है, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग थीम हो गया, ये थीम हो गया। आई थिंक उसमें एज बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंकली। बिगेस्ट एज जो इन्वेस्टर्स इग्नोर करते हैं, दैट इज इन देयर बिहेवियर। ओके। द वे दे रिएक्ट टू बुल मार्केट्स, द वे दे रिएक्ट टू बेयर मार्केट्स, द वे दे रिएक्ट टू फोमो। मार्केट्स में कुछ कुछ थीम को लेके बहुत फोमो भी क्रिएट हो जाता है, कभी बिटकॉइन को लेके होता है, कभी डिफेंस स्टॉक्स को होता है, को लेके होता है। तो आई थिंक जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, जो ऑलमोस्ट हर कोई इग्नोर करता है। तो मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी में जितने भी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स को देखा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आई थिंक एक यूनिक एस्पेक्ट जो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो अपने बिहेवियर पे, कि कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं। एक बहुत पॉपुलर स्टोरी है, पीटर लिंच, शायद आपने नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस फंड मैनेजर थे यूएस में। तो उन्होंने मैगेलन फंड 13 इयर्स तक मैनेज किया, और उस टाइम उनका CAGR जो एनुअल ग्रोथ रेट था 29% था उस फंड का, वेराज जो S&P का ग्रोथ रेट आई थिंक 13-14% था। तो जो मार्केट से वो डबल रिटर्न्स दे देते 13 साल तक। तो ऑब्वियसली उनके जो फंड के जो इन्वेस्टर्स होंगे उन्होंने बहुत पैसे कमाए होंगे, बहुत अच्छा किया होगा। बट जब वो रिटायर हो गए थे पीटर लिंच, उसके बाद एक स्टडी हुई थी कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने कितना पैसा कमाया। तो फंड का तो हमें पता है कि 29% ग्रोथ रेट रहा, बट उस फंड में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने इंडेक्स से भी कम रिटर्न्स लिए। अच्छा। और बहुत ज़्यादा ऐसे भी इन्वेस्टर्स थे जिनके नेगेटिव रिटर्न्स थे। ओके। एंड हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू ट्राई टू टाइम। होता क्या है ऐसे केसेस में कि एक फंड मैनेजर आपको लगता है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसने लास्ट 2-3-4 साल बहुत अच्छा किया है, मार्केट को बहुत अच्छा बीट किया है, उस टाइम इन्वेस्टर्स आते हैं, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स तभी इन्वेस्ट करते हैं जी। लेकिन हर एक इन्वेस्टर का भी टाइम होता है, उसका फिर ऐसा टाइम आता है कि 1-2 साल तक वो अंडर परफॉर्म करता है मार्केट से, फिर आपको लगता है नहीं यार मेरा डिसीजन ठीक नहीं था, नाउ आई विल एग्जिट। तो हो क्या रहा है कि मोस्टली इन्वेस्टर्स जो आते हैं ना वो टॉप में आ रहे हैं, और एग्जिट कर रहे हैं वो बॉटम में कर रहे हैं, तो वो तो लॉस ही करेंगे। तो ऐसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इट्स रियली नॉट अबाउट द प्रोडक्ट। हमें लगता है कि प्रोडक्ट कैसे बेस्ट चूज करें, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, कौन सा फंड अच्छा है। आई थिंक वो डिसीजन इतना ज़्यादा बड़ा डिसीजन नहीं है। तो फिर ये बिहेवियरल बायस को हम बाहर कैसे रखें? ये तो हमारा मेंटल ब्लॉक है कहीं ना कहीं। ये मेंटल ब्लॉक है। इसके लिए वही है कि यू ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। हम जो हमारा फोकस रहता है वो फंड सिलेक्शन पे रहता है कि मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, उस पर फोकस है, या ये वाला फंड अच्छा करेगा। मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा फोकस वो भी इम्पॉर्टेंट है जी, बट बहुत ज़्यादा फोकस हमारा ऐसी चीज़ों पे है जो कम इम्पॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रैंकली नहीं है। अगर आप पैसिव फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक इंडेक्स में भी, अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ओवर लॉन्ग रन यू विल डू वेल। बट जो आपका माइंडसेट है, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, आप उसके पीछे भी थोड़ा सा टाइम लगाइए लर्न करने में कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स। तो 2 common mistakes that I have seen, and I have made it multiple times in last 20 years. One is when the markets go down. अभी जैसे मार्केट नीचे जा रही हैं, तो मैं क्या करता था, पहले मेरे को डर लगता था ऑब्वियसली कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया हुआ है वो और लॉस ना हो जाए। तो ईदर आई विल एग्जिट और एटलीस्ट आई विल स्टॉप माई SIPs, कि एक बार मार्केट में सर्टेनिटी आ जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा। अब इसमें होता क्या है कि जो भी लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको तो ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए क्या है कि कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड जो भी आप खरीद रहे हैं वो एक डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इट्स एन अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड कि यूजुअली जो सबसे अनसर्टेन टाइम्स होते हैं, जो सबको डर लग रहा होता है, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होती हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स।
अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो कि आपको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है फिर निकलना है, तो यू नेवर नो कि मार्केट्स वापस 1 साल में आएगी या नहीं। बट जिसका भी इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 साल है, 10 साल है, तो और बढ़िया है। उनके लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज रहती हैं कि यू आर एबल टू एंटर एट लोअर लेवल्स। तो अब एटलीस्ट मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि जब भी मार्केट्स गिरती हैं, बिकॉज आई एम अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर, आई टेक अ व्यू ऑफ एटलीस्ट 10 years। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है कि मार्केट्स गिर रही हैं तो मैं लोअर लेवल्स पे घुस पा रहा हूँ। तो आई एक्चुअली वुड प्रेफर कि शॉर्ट टर्म ये फ्लक्चुएशंस जो करेक्शंस आती हैं उस टाइम में इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मली तो सिप चलती रहती है, बट उस टाइम मैं ट्राई करता हूँ कि अगर थोड़े एक्स्ट्रा कैश है तो उस टाइम मैं इन्वेस्ट करूँ। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो अभी हम देख भी रहे हैं कि आई थिंक मार्च में बहुत डेटा आया था कि लोगों ने अपनी एसआईपी स्टॉप कर दी है। I think for long-term investors that is a very big mistake, and this is I have also made it multiple times. The second mistake is when the markets are going up, और जब वो अपनी पीक पे पहुंचती हैं तो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा लोग या तो सिप अपनी बंद कर देते हैं कि मार्केट सब करेक्ट होंगी, या बहुत प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा होती है। समझा। तो वो अनदर मिस्टेक है। People have come to me and said कि अरे मार्केट्स अभी इतना ऊपर है तो अभी पैसा डालना चाहिए कि नहीं। तो they are always anxious कि अभी मेरा प्रॉफिट बन गया है, ये अब चला ना जाए। राइट। तो वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि अगर आप देखते हैं, अगर आप 10 साल पहले देखें कि निफ्टी कहाँ था, निफ्टी आई थिंक 10 साल पहले 5-6 हज़ार पे था शायद। रफली क्या होता है कि 10 साल में 3x हो जाता है। है ना, एंड दैट इज एट अ ग्रोथ रेट ऑफ रफली 11 to 12%। अगर वो जो एक नॉमिनल ग्रोथ रेट है, मैं बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूँ, अगर 11-12% पे बढ़ेगा तो वो 3 times हो जाएगा। तो अभी मार्केट 22,000 के आसपास है, कुछ टाइम पहले 25-26 भी था। तो अगर आप 10 साल में देखते हैं कि मार्केट्स कहाँ पे आएगा, तो मेरा टारगेट है कि 3x फ्रॉम हेयर। तो 22 है तो 66 रफली, तो 66 to 70,000। तो उसमें 500,000 पॉइंट का जो ड्रॉप है ना, मैं दैट इज व्हाट माय व्यू इज कि 10 years के लिए अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आई लुक एट 65 to 70,000 जाएगा। तो उसमें जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होते हैं ना 500,000 पॉइंट का, दे डोंट वरी मी एट ऑल। बट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स वही करते हैं कि वो देखते हैं अब मार्केट फिर से पीक पे आ गया, अब यहाँ पे 22-23 है, वो फिर से 25-26 जाएगा। उस टाइम आप देखेंगे कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यही कर रहे होंगे कि प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे। तो वो अनदर मिस्टेक हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट्स इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो मार्केट्स ऊपर जाएगा जी। कब जाएगा ये किसी को नहीं पता है, बट ये सर्टेनिटी है कि मार्केट्स ऊपर जाते हैं लॉन्ग टर्म में जी। तो ये 2 मिस्टेक्स हैं जो बिहेवियरल मिस्टेक्स हैं। दिस इज नथिंग टू डू विद द प्रोडक्ट, नथिंग टू डू विद टेक्निकल्स या किस फंड में है, क्वांट फंड में है, इन सब से हटके है जो बहुत कम लोग सोचते हैं। एक्चुअली बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल। एग्जैक्टली। आई थिंक ये वाले जो बायसेस हैं, पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा इन पे वर्क करता हूँ अपने माइंडसेट पे। ये मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, मेरी ट्रेडिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और इन्वेस्टिंग में भी। आई थिंक दिस इज़ वन मैसेज टू ऑल द इन्वेस्टर्स, इफ दे कैन फोकस apart from product and timing and all of those things which are important, the most important is the behavioral। उस पे फोकस करेंगे तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एज होगा जो बहुत कम लोग फोकस करते हैं। यस, इट्स वेरी ट्रू। ऐसा बोला भी जाता है कि डिसिप्लिन ओवरपावर्स योर इंटेलिजेंस। मतलब कुछ जन होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जो बंदा डिसिप्लिन्ड है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है एज कम्पेयर टू समवन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट नॉट डिसिप्लिन्ड। तो एक मैं आपको स्टडी बताता हूँ, वो हमने की थी कुछ टाइम पहले। हमने सेंसेक्स का लास्ट अराउंड 23-24 साल का डेटा लिया था और हमने देखा था कि कोई एक डिसिप्लिन्ड अगर इन्वेस्टर है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स इक्विटी मार्केट में इसलिए भी नहीं घुसते क्योंकि उनको डर लगता है कि मार्केट्स नीचे आ जाएंगे, कि वो पीक पे इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हमने एक ऐसा इन्वेस्टर लिया जो सिप कर रहा है, हर मंथ 10,000 रुपये मार्केट में डाल रहा है, बट वो बहुत अनलकी है। तो हर मंथ वो डालता है, वो उस मंथ के पीक पे ही डालता है। जो मंथ का हाईएस्ट पॉइंट है उस पे वो इन्वेस्ट कर रहा है जी। तो और वो हर साल हर महीने लास्ट 23-24 साल से यही करता आ रहा है, तो बहुत ही अनलकी है ना। तो एक ऐसा इन्वेस्टर है। दूसरा इन्वेस्टर है डिसिप्लिन्ड, कि उसको कोई मतलब नहीं है मार्केट ऊपर है नीचे है, वो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है मार्केट। और तीसरा इन्वेस्टर है बहुत ही लकी है,
या फिर आप उसे स्किलफुल बोल दीजिए, जो भी, कि वो हर मंथ बॉटम पिक कर देता है और उस पे इन्वेस्ट करता है। तो ऑब्वियसली अनलकी और लकी वाला बहुत ही एक्सट्रीम सिनेरियो, हर मंथ कोई भी नहीं कर पाएगा जी। बट इनके पोर्टफोलियोज में कितना डिफरेंस है वर्सेस डिसिप्लिन। तो ऑब्वियसली लकी वाला बेस्ट करेगा, फिर डिसिप्लिन वाला आएगा, फिर अनलकीएस्ट आएगा। तो ये हमें पता है, बट कितना डिफरेंस आएगा, जो हमने अपने स्टडीज में देखा कि हार्डली 8 से 10% का डिफरेंस आ रहा है ओवर 23-24 ईयर्स। ओके, एब्सोल्यूट 8 or 10%। हाँ, तो विच इज नॉट दैट बिग, राइट। अगर आप इतना, आपको हर महीने अगर बॉटम पिक करना है तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, आपको कुछ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी अगर ये करना है, और तब भी कोई कंसिस्टेंटली नहीं कर सकता जी, राइट। तो वो एज क्रिएट करेगा 5-7% का ओवर 23 ईयर्स, तो इट्स नॉट रियली अ बिग रिटर्न ऑन योर टाइम, राइट। तो डिसिप्लिन के साथ अगर कोई कर रहा है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा करेगा। दैट इज वन थिंग, कि बहुत ज्यादा टाइमिंग पे फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपने बहुत बार सुना होगा कि इट्स नॉट टाइमिंग द मार्केट बट इट इज टाइम इन द मार्केट। तो वो इस स्टडी से पता लगता है कि अगर डिसिप्लिन्ड हो तो आप बहुत अच्छा करोगे, टाइमिंग से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। और तीसरी एक चीज़ हमें ये पता लगी कि इवन दो यू आर वेरी अनलकी, लेट्स से द मोस्ट अनलकी इन्वेस्टर, बट अगर आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो आप एफडी से बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे स्टिल। इवन आप मंथ के टॉप पे ही इन्वेस्ट कर रहे हो, तब भी एक इन्वेस्टर जो डरा हुआ है और जो सिर्फ एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है, उससे भी आप बहुत अच्छा करोगे। तो इसी से हमें पता लगता है कि वो टाइमिंग, मार्केट इतना ज़्यादा टाइमिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हम बात कर रहे थे अभी कुछ टाइम पहले डिसिप्लिन की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा सिंपल भी है। अगर किसी को बोला जाए कि डिसिप्लिन के साथ आपको बस ये है कि आप इग्नोर कर पाएँ सारा नॉइज़, कि मार्केट्स में बहुत अच्छा नॉइज़ होता है कभी, एवरीथिंग इज रोजी, इंडियन इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, और अभी सब चीज़ें ही खराब हैं। इंडियन इकोनॉमी में कुछ है गड़बड़, ट्रम्प कुछ टैरिफ्स ला रहा है, ये सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा, गवर्नमेंट, है ना। तो अभी हमारा फोकस पूरा सबका वो है नेगेटिव्स पे। तो अगर आप ये पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को इग्नोर करके डिसिप्लिन के साथ आप इन्वेस्ट कर पाओ, तो दैट इज द बिगेस्ट एज। वाओ, ओके, नाइस सर, ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। ओके, थैंक यू वेरी मच विवेक सर फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट, और आपने हमें इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। आई एम वेरी श्योर कि हमारे ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी, आई रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू एंड एवरीवन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। सो वेल माय डियर ऑडियंस, आई होप आपको आज का हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और आप हमसे क्या सीखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, प्लीज टेल अस इन द कमेंट एंड वी विल ब्रिंग दैट कंटेंट फॉर यू।